हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का ऑनलाइन एसएससी रेलवे के लिए एक ऑनलाइन जो है हम टेस्ट शुरू किए हैं, जिसका ये टेस्ट नंबर हम लोग का है। टेस्ट नंबर ये आपका 12 नंबर टेस्ट है। ठीक, 11 नंबर है, 11 नंबर लगातार हम लोग का टेस्ट चल रहा है। तो ये 11 नंबर टेस्ट है, उसी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए टेस्ट कैसे होता है, कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे। तो टेस्ट देने के लिए आप लोग ये 9693037419 ये मेरा नंबर है। इस पर आपको 100 रुपये का पेटीएम या फ़ोन पे या फिर कुछ भी कर देना होगा ऑनलाइन माध्यम से, पे फोन कुछ भी 100 रुपये का पेमेंट करिएगा। तो आपका ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक, ठीक, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, अपकमिंग एग्ज़ाम, तो उस समय तक आप जो है डेली टेस्ट दे सकते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन रहता है आपका, 30 क्वेश्चन मैथ का रहता है, अगले दिन 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। ठीक, 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का टोटल हम टेस्ट कराते हैं। और प्लस इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन मिलता है इसमें। ठीक, डिस्कशन से आपका बहुत अच्छा पकड़ होगा। और क्वेश्चन इसमें लेवल का रहता है, ग्रुप डी जैसे लेवल दे रहा है क्वेश्चन, उसी टाइप से रह रहा है। तो ये टेस्ट आप देने के लिए इस नंबर पर अपना नाम पता लिख करके भेज दीजिए, और प्लस 100 रुपीज़ फ़ोन पे या फिर पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद तब आप जो है ग्रुप से जुड़िएगा और टेस्ट दीजिएगा। लगातार टेस्ट चल रहा है, प्लस डिस्कशन भी हो रहा है। तो यदि आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, और ग्रुप डी के एग्जाम तक जो है 100 रुपीज़ में आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेस्ट है हम लोग का 11 नंबर मैथ का टेस्ट है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप भी देखिए आगे लेवल का क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एसएससी रेलवे टाइप का जो है क्वेश्चन रह रहा है। इसमें एसएससी रेलवे से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहता है, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 100 अंक का हमें संख्या बनाना है, 100 अंक का, 1 2 ऐसे करके आपको कहाँ तक, अप टू 100 तक, 100 तक, 100 तक हमें 100 कोठा दिया गया है, इसमें संख्या बनाना है। और आपके पास डिजिट कितने हैं, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट है आपके पास। और इसी डिजिट से हमें 100 अंक की संख्या बनाना है। अब एक बात बताइए कि ये जो पहला कोठा है, पहला कोठा, यहाँ पर इसमें से ये 0 नहीं आ सकता है। 0 को छोड़कर सब संख्याएं आ सकती है। यहाँ 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3। 0 को अगर यहाँ भरेंगे तो ये 100 अंक का नहीं होकर के 99 ही अंक का हो जाएगा। अर्थात यहाँ 0 नहीं भराएगा तो कितने अंकों से हम भर सकते हैं, 9 अंकों से भर सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पे 0 भी ला सकते हैं, तो इसको 10 अंक से भर सकते हैं। फिर यहाँ भी 0 ला सकते हैं, तो इसको 10 अंक से भर सकते हैं। यहाँ भी 0 ला सकते हैं तो 10 अंक से, यानी बाकी सब अंक को अब 10 अंकों से भर सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 9 गुणे, और ये 10 10 10 10 कितना बढ़ाएगा, तो 99 बढ़ाएगा। तो इसको हम लोग 9 गुणे 10 के पावर 99, यानी कि इतनी संख्याएं जो है टोटल 100 अंकों की बनाई जा सकती है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 9 गुणे 10 के पावर 99, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। हमें कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अंक मेरे पास 0 से लेकर 9 तक है, तो पहला वाला कोठा में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये 0 जब यहाँ आएगा तो ये 9वीं डिजिट का बन जाएगा, 99वीं डिजिट का बन जाएगा, 100 डिजिट का ये नहीं बनेगा। 0 अगर मान लीजिए कि ये 0 3 4, अब पूछा जाए 3 अंक की संख्या ये 2 अंक की, तो कहेगा 2 अंक का, इस 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पहले 0 नहीं हो सकता है, तो 9 प्रकार से, फिर यहाँ अब 0 आ सकता है, तो 10 प्रकार से 10 प्रकार से 10 प्रकार से सबको गुणा कर दिए, तो 9 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 99, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि n बराबर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 डैश डैश कहाँ तक है, 9 को 9 दिया हुआ है, 9 को 1 दिया है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 को दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि इसके अंकों का योग पूछ रहा है कि n के अंकों का योग क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे a को 1 लिए, फिर 2 को 1 लिए, फिर 3 को 1 लिए, मान लीजिए यहीं तक, और बोल रहा है कि इनके अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 3 तक लिए हैं तो 3 2 5 1 6। तो जब 9 तक लिए हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, इससे पहले 8 होगा, इससे पहले 7 होगा, इससे पहले 6, डैश डैश कहाँ तक आ जाएगा आपका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
इस बात को आप समझे कि नहीं, अंकों का योग डायरेक्ट निकल गया यहाँ से, क्लियर हुआ। अब 9 तक जो है नेचुरल नंबर जोड़ना है, तो नेचुरल नंबर जोड़ने का n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो कटा दीजिए 2 से 5 मिनट में, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा ना, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को भी समझ गए होंगे। एक से इसमें 9 गो एक है तो 9 हो जाएगा, इससे पहले 8 गो होगा, उससे पहले 7 गो होगा, सबको जोड़ दिए तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 45, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फैक्टोरियल 125, ये बोला हुआ है कि 125 फैक्टोरियल है, 12 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n के किस मान के लिए पूर्णतः विभाजित होगी, यानी n का, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में सुधार लेना ना कि n के अधिकतम मान के लिए, ये चीज पूछना चाहिए इसमें, ठीक। केवल n नहीं रहेगा, n के किस मान के लिए, n के किस अधिकतम मान के लिए पूर्णतः विभाजित होगी। और देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका मतलब समझिए कि ये जो 12 के पावर n, यानी कि ये जो फैक्टोरियल 125 का मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × डैश डैश कहाँ तक 125 तक। तो इसको जब हम 12 के पावर n से भाग दे रहे हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें ये 12 कितना बार आ रहा है, n बार आ रहा है ना, तभी नहीं पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे। तो ये इसी n का वैल्यू हमें निकालना है, यानी ये निकालना है कि 125 तक लिखने में, 1 से लेकर 125 तक लिखने में 12 की संख्या कितनी बार आएगी। तो देखिए 12 की संख्या डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। 12 कब हो रहा है, तो 12 हो रहा है 3 × 4, यानी 3 की भी संख्या निकालना होगा, 4 की संख्या निकालना होगा। तो ये सब संख्या हम अभाज्य संख्या की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे जो लास्ट वाला 125 है ना, इसे भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 3 की संख्या निकालना है तो 3 से भाग देंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाता है 2 मिनट में। अब शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, केवल भागफल से मतलब है। फिर 3 से भाग देंगे, 13 × 3 = 39, 40 × 41, 2 शेषफल बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 × 4 = 12। कब तक ऐसा करते रहेंगे, जब तक कि ये 3 से छोटा ना आ जाए। फिर एक बार जाएगा, 3 × 1 = 3। अब सब भाजक को जोड़, भागफल को जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़िए, कितना रहे 3 × 1 = 4, 4 × 8 = 1 9 गो आ रहा है, और 1 × 4 = 1 5, यानी 59। 3 जो है 59 बार आ गया। अब 4 भी वैसे ही निकाल लेंगे, तो 4 की संख्या डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये 3 अभाज्य संख्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या की संख्या ऐसे निकलता है। तब 4 की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 की संख्या निकाल कर उसका आधा कर देंगे, यानी 125 को 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे 31 दूना 62, फिर 2 से भाग देंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 7 14 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 1 2। अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ भी कि 2 कितना बार आ रहा है, 2 1 3 5 3 8 7 15 3 18 1 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 1 11, यानी 119 को 2 आया। तो जब इसका आधा कर देंगे ना तो 4 की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 4 की संख्या क्या निकलेगा देख लीजिए, तो 2 5 10 1 11 2 9 18 1 19, एगो 2 बच जाएगा तो वो 4 नहीं बना पाएगा। इसका मतलब इससे ये निकला कि यहाँ से जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो इसमें 3 जो है 59 को मिल रहा है, और 4 भी 59 को मिल रहा है, 4 भी कितना मिल रहा है 59 को मिल रहा है, अर्थात 12 भी कितना बार आएगा 59 बार आएगा। इसमें 12 कितना बार आएगा 59 बार आएगा। तो यही n का मान हो जाएगा, n का मैक्सिमम मान जो है 59 हो जाएगा। n का मैक्सिमम मान क्या होगा 59 होगा। और इस क्वेश्चन में करें कि n के किस मान के लिए पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें इक्वेशन में ही कुछ मिस्टेक किया होगा है, यहाँ पे 59 हो जाएगा, तो n का मान जो होगा हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू 59 ही होगा। अब जब n का मैक्सिमम वैल्यू 59 हो रहा है तो अब मिनिमम में तो इसमें सब हो जाएगा, 38 भी हो जाएगा, 39 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, 42 भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है, यहाँ सुधार लेना है कि n का अधिकतम मान क्या होगा, और आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा, ठीक। 59 को इसमें 12 जो है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 59। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप इसको सुधार लीजिएगा कि n के किस मैक्सिमम मान के लिए ये पूर्णतः विभाजित होगा 12 के पावर n से, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि √2 फिर √4 √2 √4 √2 ऐसे करके 32 के पावर a दिया हुआ है। देखिए इसको सबसे पहले तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये √2 का मतलब 2 के पावर 1/2 इंटू, अभी देखिए ये 4 के पावर यहाँ एक रूट है यहाँ एक रूट है, तो 4 के पावर 1/4 हो जाएगा गुणे, अब इस 2 के पावर देखिए एक रूट यहाँ एक रूट है, 3 गो रूट का मतलब 1/8 हो जाएगा, और 4 गो रूट का मतलब फिर 4 के पावर कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा गुणे, फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32 यानी 1/32 हो जाएगा। और इधर अगर हम इसको 2 के पावर में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है, a से गुणा कर लेंगे यानी कि 5a हो जाएगा। अब सबको 2 के पावर में तोड़ लीजिए, तो 2 के पावर में तोड़िए, देखिए ये 2 के पावर यहाँ 1/2 है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 1/8 है, प्लस इसको जोड़ेंगे 1/32 है, ठीक, और प्लस अभी देखिए 4 के पावर 1/4 है, तो जब 4 के पावर 4 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2 और गुणे 1/4 करेंगे तो ये कट करके ये भी क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ 16 है तो ये 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए और बराबर इधर है 2 के पावर 5a है, तो ये 2 बेस खत्म हो जाएगा, अर्थात इधर अब लिख देते हैं 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, एलसीएम हम लोग का यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि 8 चौके 32 सब कट ही जा रहा है, इसको 2 से करेंगे, 2 से कर लेंगे तो 2 16 दूना 32 प्लस 8 चौके 32 प्लस 32 से कम 32 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस और 8 चौके 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आ जा रहा है, यानी a बराबर हो जाएगा ये 32 5 160 हो जाएगा, नीचे 160 आ गया। अब ऊपर जोड़ेंगे तो 16 दूना 32 और 8 40 1 41 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 41/160 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। एक रूट का मतलब 2 के पावर 1/2, यहाँ 2 रूट है इसका मतलब 1/4, इसका 3 रूट है तो 1/8 हो जाएगा, 4 गो रूट है तो 1/16, 5 गो रूट है 1/32। अब सबको हम क्या कर लिए ना 2 के बेस में, जब 2 सबका बेस सेम रहेगा ना तो पावर जुड़ जाता है। पहले इसको लिए 1/2, इसको लिए 1/8, इसको लिए 1/32, अब 4 को बदल लिए 2 के पावर 2 गुणे 1/4 यानी 1/2 हो जा रहा है, इसको जब बदलेंगे तो 1/8 हो जाएगा। सबको जोड़ लिए और इसको क्या किए ना 32 को 2 के पावर 5a कर लिए, 2 बेस खत्म हो गया, तो 5a इज इक्वल टू इतना 41/32 आ जा रहा है, तो a इज इक्वल टू 5 से इसमें 32 में गुणा कर लिए 160 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 का पावर 5 और प्लस 1/x प्लस 1 के पावर 5 बराबर क्या होगा। देखिए एक बात बताइए, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं ना यहाँ अगर x प्लस 1 जोड़ देंगे तो इधर भी 1 जोड़ देना होगा, यानी x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अब इसका पावर कुछ भी रहे ये भी क्या हो जाता है 2 ही हो जाता है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये अलजेब्रा का। जब ऐसे आपको पता होगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो यहाँ x के पावर n प्लस 1/x के पावर n इज इक्वल टू 2 ही होगा, कुछ भी पावर रह जाए यहाँ पे लाख रहे करोड़ रहे कुछ भी रहे, आंसर क्या होता है 2 ही होता है। तो अगर इसको बड़ा x मान लिए तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है कि x बराबर 2 प्लस √3 दिया हुआ है, ठीक, और हमें वैल्यू कितना निकालना है √2x प्लस 1/√2x। देखिए सबसे पहले 2x का मतलब क्या हुआ, इधर 2 से गुणा कर लिए तो 4 प्लस 2√3 है, और रूट में लगाना है तो इधर भी रूट लगा दिया। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे 2√ab से, ये कट जा रहा है तो यहाँ कितना निकलेगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गया कि कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। वर्गमूल निकालने के लिए करनी वाला पार्ट है ना, इसको 2√ab करेंगे, 2 खत्म हो गया। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि बर करके जोड़ने पे 4 आ जाए, तो √3 और 1 हो गया, तो इसका मान हो गया √3 प्लस 1 हो गया, प्लस अब ये नीचे हो जाएगा 1/√3 प्लस 1, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे 1/√3 प्लस 1 जब रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, और नीचे यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए a² माइनस b², तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा नीचे। ठीक, तब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए, ये हो जाएगा
2√3 प्लस 2 और प्लस √3 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए और बट्टा 2 आ गया, तो 2√3 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा और बट्टा 2 हो जाएगा। 3√3 प्लस 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 3√3 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं कहा जाएगा। हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लिए तो √3 प्लस 1 आ रहा है, तो √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जब इसका रेशनलाइज करेंगे ना तो √3 प्लस 1/2 आ जा रहा है। आप जोड़ दीजिए इसको, तो 3√3 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहे हैं हम लोग का कि x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल है अल्फा बीटा। अगर इसका अल्फा बीटा मूल है तो हमें कह रहा है कि अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 निकालना है। ठीक, देखिए एक बात बताइए कि जब ये अल्फा बीटा इसके मूल है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, तो b का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू 1 है, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी कि 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ भी -1 है ना, यहाँ भी -1 है। ठीक, देखिए यहाँ से सुधार लीजिए, -1 है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमें बोला है कि अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 निकालना है। तो देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, जैसे स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा। यहाँ 2a भी होगा ना, जैसे देखिए a² प्लस b² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका -1 है, तो ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू 3 3 के 9 हो गया। ठीक, अब अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 इज इक्वल टू, इधर 3 हो गया ना, सॉरी 3 हो जाएगा, 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 3 के 9 -2 हो जाएगा। अब -2 क्यों होगा, क्योंकि अल्फा² 2 अल्फा² इंटू बीटा² और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 2 उधर जाकर घट जाएगा। ठीक, अब अगर ये आ गया कितना आपका 7 आ गया, तो फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 इज इक्वल टू 7 7 49 में से 2 घटा दीजिए, यानी 47 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, 47, यानी ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 3 हो गया, फिर स्क्वायर किए तो अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 बराबर 7 हो गया, फिर स्क्वायर करेंगे तो अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 240 है। देखिए एलसीएम 240, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम 2 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, तीनों संख्याओं में छोटी संख्या मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है आपका। इन तीनों का जो चीज यहाँ दिया रहे, ये एलसीएम दिया हुआ है तो इधर हम एलसीएम निकाल लें, यानी कि 12 का तुलना 240 से किए तो 1 बराबर 20 हो गया, तो छोटी संख्या 2 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। देखिए यूनिट प्लेस यानी इकाई हो गया और दहाई हो गया, तो बोला हुआ है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर, यानी कि अगर इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक, ये बोला हुआ है। अब कह रहा है अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, मूल संख्या तथा संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है, यानी कि जब अंक बदलेंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा, x² यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से अगर संख्या निकालिएगा तो क्या आएगा, दहाई वाला में 10 से गुणा कर देते हैं तो 10x प्लस x², और यहाँ से संख्या निकालेंगे तो 10x² प्लस x हो जाएगा, दोनों का अंतर 54 है, तो घटा देंगे। देखिए 10x² प्लस x में से इतना घटाएंगे -10x माइनस x² तक कितना आ जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको घटा लीजिए तो 10x² में से 1x² चला जाएगा, यानी कि 9x² और प्लस x माइनस 9x यहाँ हो जाएगा, और ये आएगा तो इधर हो जाएगा -54 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब 9 कॉमन लेकर हटा देते हैं, इधर भाग दे देंगे, यानी x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब इसका फैक्टराइज तोड़ लीजिए, कितना आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा, ठीक, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x का 2 को मान निकल गया, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये मान नहीं होगा, अंक है तो माइनस वाला मान नहीं होगा, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक संख्या था वो कितना निकल जा रहा है, तो 30 और प्लस 9 39 हो जा रहा है, ठीक, ये 39, तो हमें 39 नहीं पूछा है, 39 पूछा रहता तब तो ऑप्शन से कर लेते हैं, लेकिन हमें कह रहा है ना यहाँ से कि मूल संख्या का 40% यानी इसका 40% निकालना है, तो इसका 40% का मतलब 40/100, 0 0 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी 39 दूना कितना हो जाएगा 78, 9 दूना 18, 3 9 6 1 7 और 5 से, यानी 15 5 75 और 6 हो जाएगा, 15.6 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है, बहुत ज़्यादा पूछता है हमेशा। ये एक्स स्क्वायर, अगर यहीं हमें संख्या पूछा रहता तो इतना करने की जरूरत ही नहीं रहती, संख्या पूछा रहता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से अप्रोच कर लेते, ठीक। इसमें संख्या का 40% पूछा हुआ है, इसका मतलब संख्या आपको निकालना ही पड़ेगा। तो संख्या निकालने के लिए ये अगर x माने तो एक्स स्क्वायर, तो संख्या होगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर, 10x प्लस एक्स स्क्वायर, जब अंक पलटेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी 10x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इससे ये 45 अधिक है, 54 अधिक हो जा रहा है, ठीक है ना, बोला हमें कि 54 अधिक हो जा रहा है। तब इसको करके एक इक्वेशन निकाले छोटा सा, इसको सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू 3 माइनस द्वारा, तो ये माने नहीं होगा क्योंकि अंक माइनस में नहीं होगा। अब 3 रख के संख्या निकाले 39, अब 39 का 40% 15.6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाने पर आम के मूल्य में 20%, देखिए मूल्य अगर 20% बढ़ेगा तो पहले अगर मान लेते हैं 100 था तो अब कितना हो जाएगा 120, ये पहले वाला है और ये नया वाला है, नया वाला। तो अगर रेशियो निकालते हैं तो ये 5:6 हो जाएगा। तो जो खपत होता है ना, खपत इसका उल्टा होता है, मूल्य का उल्टा होता है। जैसे अगर दाम बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, घटेगा, अगर दाम घटेगा तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जब अगर दाम 20% वृद्धि हुई है तो वह 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि खपत इसका कितना है, पहले 6 था अब 5 हो गया, यानी कि 1 कम हो गया, और इसी 1 का मूल्य कह रहे हैं यहाँ कि 4 आम कम खरीदता था। एक मूल्य का आम के एक यूनिट का वैल्यू 4 आम हो गया, इधर 1 कम खरीद रहा है और क्वेश्चन में 4 आम कम खरीद रहा है, ठीक। तो अब बोला हुआ है हमें तो वृद्धि से पूर्व 15 आम को निकालना है। तो वृद्धि से पूर्व यही ना है, तो वृद्धि से पूर्व वाला अगर खपत निकालेंगे तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 वो आम खरीदता था, कितना रुपए में, तो 40 रुपए में। तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 40 रुपए में ना, 40/24 हो जाएगा, ये एक आम का मूल्य हो गया, ठीक। तो हमें ये बोला है कि 15 आम का मूल्य निकालना है, तो 15 से इसे क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। देख लीजिए 4 × 24, 4 दां के 40 हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 8 3 के 24, 8 5 40, 3 से कटाए 3 5 15, यानी 5 5 25 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये आसान क्वेश्चन है। मूल्य का रेशियो 5:6 है तो खपत उल्टा हो जाता है, 6:5 हो जाता है, 1 कम खरीद रहा है, इसका क्वेश्चन में दिया है कि 4 आम कम खरीदता है। तो मूल्य से पहले वाला हमें पूछा हुआ है, मूल्य वृद्धि से पहले वाला, तो वृद्धि से पहले का खपत 6 था, तो 6 का वैल्यू 24 हो जाएगा। 40 रुपये में 24 आम खरीदा था, तो एक आम का मूल्य 40/24, 15 का पूछ रहा था, 15 से गुणा कर लिए, 25 रुपये आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 16,000 रुपए की राशि पर का चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो पहले तो आप निकाल लीजिए कि 10% के दर से 2 वर्ष का CI का प्रतिशत कितना होता है, 21% होता है, सब लोगों को पता होगा। कैसे, तो 10 + 10 और 10 का 10% 1 हो गया, यानी कि 21 हो गया, सिंपल सा बात। तो इस 21% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना नहीं, 21% का हमें निकाल लेना है। 16,000 अगर रुपया प्रिंसिपल है तो यहाँ इसका 21% निकाल लेंगे तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। 16,000 रुपये का 10% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 0 हो गया, और 16 कम 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 16 दूना 32 से 33 हो जाएगा। तो अब बोला है कि साधारण ब्याज इसका आधा है, इसका आधा जब करेंगे तो ये SI निकल जाएगा, कितना हो जा रहा है देख लीजिए,
तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, यानी कि 1680 रुपया हो गया। 1680 रुपये साधारण ब्याज हो गया। अब मूलधन हमें पता नहीं है, दर 8% के रेट से 3 साल के लिए बट्टा 100 कर लेंगे, मूलधन यहाँ से नहीं निकल जाएगा आराम से। देखिए क्या हो जाएगा, 8 से कटाइएगा तो 8 दूना 16, 8 एकम 8 0, फिर 3 से कटाएंगे 3 सते 21, यानी प्रिंसिपल जो हो जाएगा हम लोग का 60,000 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। 10% की दर से 2 साल का 21% चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो सीआई जो है 16,000 का 21% 3360 हो गया, और बोला है कि एसआई इसका आधा है, तो आधा निकाले 1680, और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, मूलधन पता नहीं था, कटा करके निकालिए 7,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, देखिए एक चित्र है, मान लीजिए एक चित्र है, ठीक, इसमें नीला और पीला रंग का जो रेशियो दिया है ना 4:3 दिया हुआ है, ठीक, 4:3 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं क्रमशः है, यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है तो निचले हिस्से में क्या होगा। देखिए ऊपरी हिस्से मतलब हम इसको आधा आधा बांट लेते हैं, ऊपरी हिस्से का मतलब ऐसे पूछता है, ठीक। ऐसा एक क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में पानी और भूमि का अनुपात वाला भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक, ये भी पूछा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि ऊपरी हिस्से में यदि 2:3 है, देखिए 2 अनुपात कितना है 3 है, तो निचली हिस्से में हमें निकालना है। देखिए इसको बनाने का एक सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ये 4 3 है ना, तो हम 40 और 30 कर लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों में 10 से गुणा कर लिए, यानी टोटल इधर कितना हो गया आपका 70 हो गया। तो अगर 70 को आधा आधा बांटिएगा तो 35 ऊपर आएगा और 35 क्या होगा नीचे आएगा। तो इस 35 को 2:3 में आपको बांट देना है, क्योंकि ऊपर जो है 2:3 का रेशियो है। तो अगर 35 को हम लोग बांट रहे हैं, 2 3 कितना हुआ 5, 5 बराबर अगर 35 है तो 1 बराबर कितना हो गया 7, तो 7 दूना 14 और इस 7 तरीके 21। इसका मतलब ऊपर जो है 14 जो है पीला रंग है और नीला रंग कितना है 21 है, तो इसको घटा देंगे तो नीचे वाला नहीं मिल जाएगा टोटल में से, सिंपल सा हो जाएगा। तो घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 26 हो जाएगा, ठीक, 10 में से 4 गए 6, 26 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 26:9 हो जाएगा निचले हिस्से में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझिए। बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या किए, 4:3 को 40 30 70 कर दिए हैं। अब 70 को 2 भाग में बांटे हैं तो 35 एक्चुअली में होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर रेशियो दिया है 2:3, तो जब 35 को हम लोग 2:3 में बांट रहे हैं तो 14:21 आ रहा है। जब ऊपर 14:21 हो गया तो नीचे कितना बचेगा घटा देना है, तो 26:9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, बोला हुआ है 13 नंबर की 1.8 और 3.2 का मध्य समानुपाती। देखिए मध्य समानुपाती मतलब रूट अंडर ए बी हो जाता है, ए और बी का मध्य समानुपाती मतलब रूट अंडर ए बी, और तृतीय समानुपाती b² a हो जाता है। तो ये हो गया इसका मध्य समानुपाती। देखिए ये सेकेंड प्रोपोर्शन हम लोग बोलते हैं, मध्य समानुपाती को सेकेंड प्रोपोर्शन रूट अंडर ए बी होता है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, तो b² a हो जाता है। तो दोनों पे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। रूट अंडर ए बी हो गया, और रेशियो ये कह रहा है कि इनका अनुपात निकालना है 5 और 3 के तृतीय समानुपाती। तो 5 3 का तृतीय मतलब 3 3 9/5 हो जाएगा, b² a हो जाता है। देखिए सिंपल हो गया। ये यहाँ से करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको अगर तोड़ते हैं तो 9 × 2 9 दूना 18 पॉइंट का, तो दोनों का नीचे 1 10 हो जाएगा, 100 हुआ तो वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं तो 16 दूना 32 हो जाता है। तो देखिए 16 9 144, यानी 12 दूना 24, 2.4 जो हो जा रहा है इधर हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर करेंगे हम लोग तो 24/10 कर लेते हैं। रेशियो कितना हो गया 9/5 हो गया। अब देखिए सिंपल, 5 दूना 10, 2 से कटाएंगे कितना होगा आपका 12, 3 से कटा दीजिए तो 3 चौके 12, 3 तरीके 9, यानी कितना हो जाएगा 4:3 का रेशियो हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4:3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल था। मध्य समानुपाती रूट अंडर ए बी, तृतीय समानुपाती b² a हो जाता है। दोनों को कैलकुलेट कर लिए 4:3 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक, गुणा भाग करना पड़ेगा ज़्यादा। कह रहे कि एक पात्र में 500 लीटर दूध है, दूध से भरा हुआ है, उसमें से 40 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी भर दिया जाता है। अगली बार
उस मिश्रण में से 20 लीटर निकालकर फिर 20% पानी भर दिया जाता है। फिर अगली बार जो है 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10, देखिए ये चीज़ क्या हुआ, पहले हम लोग कितना 40 लीटर निकाल रहे हैं, तो 500 का 40 जो है कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 8% है। फिर 20 लीटर निकाल रहे हैं तो 500 टोटल मात्रा तो हमेशा पानी से रहा है, पानी से भर दे रहे हैं, तो फिर ये कितना हो गया आपका 4%। फिर 10 निकाल रहे हैं तो वो 2% हो जाएगा, 500 का कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। यानी एक बार 8% निकाल रहे हैं, एक बार 4% निकाल रहे हैं, एक बार कितना परसेंट निकाल रहे हैं 2% निकाल रहे हैं। तो जब 500 में से 8% निकालेंगे तो बचेगा 92%, यानी कितना हो जा रहा है ये 460 हो जा रहा है। वैसे भी 40 लीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली बार 460 हो जाएगा, यहाँ तक तो आसान है। उसके बाद अगली बार 4% निकालना है, तो 4% का मतलब जब निकालेंगे 460 में तो बचेगा कितना 96%। तो इसका दोनों का गुणा कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 441.6, इसमें कितना आ गया 441 लीटर 0.6 लीटर बच जा रहा है। दूसरी बार जब 4% निकाल रहे, 4% कहाँ से आया, तो 20 जो है 500 का 4% है, ठीक। अब कह रहे हैं कि यहाँ से 10 लीटर निकालना है, तो 10 लीटर कितना परसेंट है 2%, तब 441.6 में से 2% निकालेंगे तो बचेगा 98%, यानी 441.6 का 98% निकालना है तो 432.768 आ रहा है। तो अंत में हमें दूध कितना मिल जाएगा, तो 432.76 लीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 14 है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ गुणा करना पड़ेगा और यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें। पहले हम लोग 8% निकाल रहे हैं, 4%, 2%, तो जब 8 निकालेंगे तो बचेगा 92%, 4 निकालेंगे 96%, 2 निकालेंगे 98%, बस कैलकुलेशन कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्वा 12 दिनों में एक काम को कर सकती है। अपूर्वा और विशाल ने मिलकर काम को किया और उन्हें क्रमशः, देखिए अपूर्वा है और विशाल है, ठीक, दोनों ने मिलकर काम किया और उसे जो रुपया मिला है ना, मजदूरी का रेशियो दिया हुआ है। मजदूरी हमें ये दिया हुआ है कि कितना कितना रुपया मिल रहा है, इसे 54 मिल रहा है और इसे 81 मिल रहा है, ठीक। कितना मिल रहा है 81 मिल रहा है। अब एक बात बताइए, जो ये मजदूरी हम बांटते हैं ना, जो मजदूरी, तो मजदूरी जो है ना क्षमता के रेशियो में बढ़ता है, क्षमता के रेशियो में। तो यहाँ से दोनों का क्षमता निकल जाएगा हम लोग का। क्या क्षमता होगा, तो 9 6 के 54, चाहे 18 27 23 54, और 27 दूना 54 हो जाएगा, और 27 3 81 हो जाएगा। यानी इन लोग की क्षमता का रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है यहाँ से कि अगर क्षमता का रेशियो 2:3 हो गया, इफिशियंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, जैसे दोनों मिलकर 12 दिन में, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिलकर 12 दिन में, यानी कि 12 गुणे दोनों का मिलाकर, यहाँ से अगर बात करें हम लोग कि दोनों मिलकर 12 दिन में ना, अपूर्वा 12 दिन में करता है, अपूर्वा 12 दिन में, तो अपूर्वा का यहाँ पे अपूर्वा 3 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है कि दोनों मिलकर मतलब एलसीएम कितना हो गया 6/5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 1 का वैल्यू 4 हुआ तो 6/5 का पूछ रहा है, गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौके 24/5, यानी 5 चौके 20, दशमलव में दिया है क्या, हाँ चलिए दशमलव में दिया है, 5 चौके 20 हो गया और 5 8 40, यानी 4.8 डेज में जो है कंप्लीट कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। दोनों का मजदूरी का रेशियो 5481 रुपये कमा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो निकलेगा वही क्षमता का रेशियो होता है। जो हम मजदूरी को क्षमता के हिसाब से बांटते हैं, जिसका जितना क्षमता उतना उसको पैसा। तो क्षमता का रेशियो निकल गया 2:3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। और अपूर्वा 12 दिन में करता है, यानी कि 3 का वैल्यू 12 हो गया, तो 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो दोनों मिलकर टोटल वर्क 3 दूना 6 हो गया और 3 2 5, क्षमता जोड़कर भाग दे देते हैं। तो 6/5 का निकालना है, तो इसे गुणा कर लेंगे 4 से, क्योंकि 1 का वैल्यू 4 है, तो 6/5 का वैल्यू 24/5, 4.8 डेज हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि पाइप ए 8 घंटे में, पाइप ऑन सिस्टम का है, तो पाइप ए 8 घंटा में और बी जो है कितना घंटा में 12 घंटा में।
12 घंटे में भर सकते हैं तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्षमता निकाल लेते हैं, 8 तरीके 24, 12 दूना 24, ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया। ठीक, तो अब हमें कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 9 बजे, इसको 7 बजे AM में खोला गया है और इसको 9 AM में खोला गया है। ठीक, तो कह रहा है हमें तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। देखिए ये 9 बजे तक ये अकेला भर रहा है, 2 घंटा अकेला भर रहा है, 7 से 9 बजे, तो ये 2 घंटा अकेला भरेगा तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 अकेला, इस 24 में से 6 अकेला भर दिया है तो बचा कितना, 18। अब 18 को दोनों मिलकर भरेंगे, तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, 3 2 5 से भाग दे दीजिए। A प्लस B दोनों मिलकर 18 को कितना देर में भरेंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 और 3/5 का मतलब कितना हुआ, 60 से गुणा कर लेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। 3 घंटा 36 मिनट में भर देंगे, यानी कि समय पूछा हुआ है तो 9 बजे में 9 में जोड़ देंगे 3:36, तो 9 3 12:36 पर जो है क्या हो जाएगा, तो पूरा टैंक जो है भर जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 12:36 मतलब ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान है कि नहीं। ये भी इसको 7 बजे खोला जाता है 9 बजे, तो 9 बजे तक तो ये अकेला भरा कितना, 6, तो 6 घटा लिए यानी कि 18। अब दोनों मिलकर भरेंगे कितना देर में, तो 3 घंटा 36 मिनट में, तो 9 + 3 36 यानी कितना हो गया, 12:36 में क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और रुकमा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से चलते हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये जो है कितने चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, और ये जो है 25 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है, तो 48 मिनट के बाद मिलते हैं तो दोनों की शुरुआती विधि बहुत सिंपल है जी। जब दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, दोनों का जो डायरेक्शन अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है, सेम होता है घट जाता है। तो जुड़िए कितना हो जाएगा, 45 इंटू कितना समय लेते हैं, 48 मिनट। तो मिनट को हम लोग क्या करते हैं, घंटा में बदल देते हैं 60 से भाग देकर। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से कटाएंगे 12 हो जाएगा, यानी कि 12 3 36। दोनों के बीच की दूरी कितना था, 36 किलोमीटर था। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दूरी बराबर चाल, सापेक्षिक चाल और गुणे समय 48 मिनट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि एक नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा, 30 किलोमीटर धारा के उल्टा जा रही है, यानी कि x मान लेते हैं। ठीक, और धारा के साथ 44 किलोमीटर जा रही है, तो 44/y, और बराबर कितना देर लग रहा है इसे, तो 10 घंटे लगते हैं। ठीक, देखिए यही बोला हुआ है कि 10 घंटा में उल्टा, प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और अनुकूल जो है 44/y हो जाएगा। ठीक, कितना जा रही है, 10 घंटा में। और फिर कह रहा है कि 13 घंटा में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि 40/x प्लस प्रतिकूल, और अनुकूल 55 जा रही है, तो 55/y इज इक्वल टू अब की बार 13 घंटा ले रही है। ठीक, तो कह रहा है कि नाव की गति स्थिर जल में क्या होगी, नाव वाला निकालना है। देखिए बहुत सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बनाएंगे कैसे, ये अगर जान जाइएगा तो आसान हो जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए एक को इसमें से किसी को कटा लीजिए। मान लीजिए हम x को कटा लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको अगर 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं और घटा देते हैं, तो ये x कट जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। ये 44 चौके कितना हो गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 176 हो गया, और 5 से करिएगा तो 5 3 15 और 5 3 15 1 16, तो घटा दीजिए। 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। 11/y इज इक्वल टू, इधर 10 चौके 40 हो जा रहा है, 13 43 यानी 1 हो जा रहा है, अर्थात y का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना, तो 11 किलोमीटर पर आवर, यानी सीधा चाल, धारा के दिशा में चाल 44 आ गया, 11 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करिए, इसको मिटा देते हैं। अब किसी में भी आप इसको रख दीजिए, जैसे y की जगह यहाँ रखिएगा तो 11 चौके 44, 4 हो गया, तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 6 से 30 को भाग देंगे 5, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो अब नहीं निकाल, जब भी पूछता है नाव की चाल, तो नाव पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, अगर धारा का पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे हम y मतलब क्या, धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लिया, और y मतलब धारा के विपरीत निकाल
लिए। तो x मतलब धारा के विपरीत। तो अगर नाव पूछेगा ना, नाव यहाँ पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 5 16, 16 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर ये नाव की चाल हो जाएगा। अगर धारा पूछता तो दोनों को घटा देते तो 6 का आधा कितना हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका देख लीजिए कौन सा होगा हम लोग का ऑप्शन 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहे हैं हमें कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। देखिए 44 को संख्या है, 44 को ऐसे ऐसे लिख करके 44 को संख्या है। तो अगर 44 को संख्या है तो एवरेज औसत का मतलब जो बीच में रहता है वही संख्या। लगातार अगर संख्या दी रहे ना, जैसे मान लीजिए 1 2 1 3 5 7, अब कहेगा एक और दे दिया 9, बोलेगा इसका औसत क्या है तो 5 हो जाएगा, जो बीच में रहता है संख्या। यही मान लीजिए एक और 11 दे दे, अब बोले कि इसका औसत क्या है तो अब बीच वाली संख्या नहीं पता लगा सकते हैं, 2 बीच में है तो ये 2 बीच में है, तब बताइए 7 और 5 के बीच कौन आता है 6, तो 6 इसका एवरेज हो जाएगा। यही होता है, जो बीच में रहता है वही औसत होता है। तो अगर 44 गो संख्या है, 44 गो संख्या, तो देखिए बीच में 2 गो संख्या आएगा, 2 गो संख्या जो है बीच में आएगा। तो 44 में से जब 2 गो हटा दिए तो बचा कितना आपका, तो 42 गो, यानी कि 21 गो इधर बच जाएगा और 21 गो इधर बच जाएगा। ये बात क्लियर हो गया नहीं? 21 21 42 और 2 44, और जो एवरेज है ना इन्हीं दोनों के बीच में है, वो क्या है तो 144 है। देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बताइए 144 किसके बीच में आता है, तो एक 143 और 145 के बीच में आता है, यही ना आता है। तो अब बोला है कि हमसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये लगातार विषम संख्या है। तो 145 में अब 21 को आगे संख्या है तो 2 को सब में जुड़ता जाएगा, विषम संख्या में 2 को जुड़ता जाता है, पीछे जाएंगे 2 को घटता जाएगा। तो 21 दूना 42 और जुड़ जाएगा, यानी कितना हुआ 5 2 7 और 4 4 8, 187 जो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यह पूछता सबसे छोटी संख्या, तो 144 में 42 घट जाता, तो ये हम लोग का 187 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर नहीं समझे है ना तो फिर से एक बार समझ लीजिए। हम बताए थे कि 44 को टोटल संख्या है, विषम संख्या, तो इसका एवरेज बीच में होता है। तो बीच इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि 2 को बीच में आएगा संख्या, और इन्हीं दोनों के बीच में जो है एवरेज होगा, क्योंकि ये सम में है, विषम में रहता है। जैसे 5 गो रहेगा 1 2 3 तब इसके बीच में आ जाता है, 4 गो रहेगा तब बीच में नहीं आएगा, ये 2 गो बीच में आ गया, 5 गो रहता है बीच में आ जाता है। तो इसमें यानी कि सम में है तो इसका मतलब कि 2 गो बीच में आएगा, और इसी दोनों के बीच में 144 आएगा एवरेज है। तो अब 144 किसके बीच में आता है, तो 143 145 के बीच में। और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इधर 21 गो संख्या है, हर संख्या में 2 को बढ़ता जाएगा तो 42 बढ़ जाएगा, यानी कि 187 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कोसेक -11 पाई/6 का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले पाई का मान तो 180, यहाँ 180 रख दीजिए, 180 तो 6 से कटाएंगे 36 18। अब अगर कोसेक में अंदर माइनस थीटा रहता है तो माइनस कोसेक थीटा रहता है, केवल कॉस और सेक में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो बाकी सब क्या होता है निगेटिव। तो ये माइनस कोसेक कितना डिग्री हो गया, तो 11 3 33, 330 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक 360 - 30, तब 360 - 30 है तो 360 पे एंगल का मान, इसका मान नहीं चेंज होता है। किस पे चेंज होता है, तो वाई एक्सिस पे केवल चेंज होता है, 90 पे और 270 पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे नहीं चेंज होता है। तो 360 पे नहीं चेंज होगा तो ये कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। और 360 - थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है निगेटिव होता है, तो सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ में जा रहा है, 360 - थीटा यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोसेक और सब निगेटिव होता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी पहले से एक माइनस था फिर ये माइनस में आ जाएगा, कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा, मान भी नहीं चेंज होगा यानी कि सेम रह जाएगा। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया और कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाता है 2 हो जाता है, साइन 30 का उल्टा कोसेक 30 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान है ये, इसमें 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, वाई एक्सिस पर चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे नहीं चेंज होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन से मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर कह रहा है ना कि दिया हुआ है हमें कि tan a = 1/2 दिया है
और tan b इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक, अब पूछ रहा है आपका कि tan 2a प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए पूछा है हमें कि tan 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए आपको tan a प्लस tan b का फॉर्मूला पता है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसमें टोटल फार्मूला पे डिपेंड है, फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो tan a प्लस tan b, अब a की जगह आपको 2a रखना है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a, तो a की जगह 2a है इंटू tan b होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको पता होगा, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan 2a यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2a का भी फार्मूला पता होगा आपको कि tan 2a इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाता है। तो पहले इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसके बाद वहाँ पुट कर दीजिएगा आसानी से। जैसे यहाँ से हम रख देते हैं तो ये 2 में 1/2 से गुणा करेंगे, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 माइनस और 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया 3, 3/4 का मतलब 4/3 हो जाएगा। उलट देंगे तो कितना आएगा, 4/3 हो जाएगा। तब यहाँ रख लीजिए, सिंपल सा बात आपका निकल जाएगा। इसका मान आ गया हम लोग का 4/3 प्लस tan b का मान 1/3 बटा 1 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4/9 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जोड़िएगा तो 4 1 5, 5/3 हो जाएगा और गुणे ये उलट जाएगा, यानी 9 में से 4 गया 5, 5/9 आ रहा है तो 9/5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, 3 से कटाए 3 वर्त में कटेगा, अर्थात 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन से मिलाइए, कितना नंबर था जी, ऑप्शन नंबर आपका अच्छा क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये tan a और tan b दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि tan 2a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो इसको हम तोड़ दिए tan a प्लस b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये कितना, अब एक बात यहाँ देखिए कि tan 2a का मान तो हमें पता नहीं है, हमें मान है tan a का मान पता। तो अब tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ मान रख के इसका वैल्यू निकालिए 4/3। अब इसमें रख दिए कि 4/3, इसका tan b का मान 1/3 दिया हुआ है, 1 माइनस 4 एकम 4 3 तरीके 9 और कैलकुलेट कर लिए कितना आ रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है तो इसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई उसके पास से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात। देखिए ऊंचाई का अनुपात और उसका डिस्टेंस का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ से हमें कह रहा है कि ऊंचाई का रेशियो 57 और ये 19√3 दिया हुआ है। ठीक, यही बोला हुआ है कि एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पास से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु का अनुपात 57 और 19√3 है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, और उन्नयन कोण अगर थीटा मान लेते हैं तो अब अगर tan लगाते हैं यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। तो यहाँ कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 57/19√3 हो जाएगा। तो 19 या 57 यानी √3 आ जा रहा है, और √3 किस में होता है, तो 60 डिग्री में होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, यानी कि √3 का मतलब tan में √3 कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊंचाई का ये 1/√3 गुना हो जाए तो कोण जो बनता है 60 डिग्री होता है। अगर ऊंचाई का ये √3 गुना हो जाए तो कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो ये ऊंचाई का ये कितना है, 1/√3 गुना है, इसका जो है 1/√3 गुना है तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। और फॉर्मूला पे बैठा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू p/b, तो √3 का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था। देखिए अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कह रहा है कि k का पता लगाएं यदि 2x - 3y बराबर 11 और 3x + ky बराबर -4 पर लंबवत है। देखिए बहुत सिंपल है, जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो इसका ढाल जो होता है ना m1 × m2 इज इक्वल टू -1 होता है। जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 हो जाता है, और दोनों अगर पैरेलल होती है तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों लंबवत है, और अगर हमें ये भी एक पता होगा आपको कि ax + by + c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ढाल कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू होता है -a/b हो जाता है, और दोनों के ढाल का गुणनफल 1 हो जाएगा। सिंपल, अगर यहाँ हम बात करें इसका ढाल निकालना होगा तो -2/-3 का मतलब 2/3 हो गया,
और गुणे इसका ढाल निकालना होगा -3/k हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। दोनों के ढाल का गुणनफल कितना होता है -1। अब देखिए 1 से 1 खत्म, 3 से 3 खत्म, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। और ये आपको बात ध्यान में रहना चाहिए कि m कैसे निकालते हैं, तो -a/b, -a/b यानी -2/-3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ -3/k हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा, क्योंकि दो रेखाएं जब लंबवत होती है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 24 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR, ये एक त्रिभुज है आपका, त्रिभुज PQR, इसमें हमें कह रहा है कि यदि P बराबर 70 डिग्री है, ये P 70 डिग्री है, और कह रहा है कि Q तथा R के आंतरिक द्विभाजक, इन दोनों के जो आंतरिक द्विभाजक है ये बराबर, और यहाँ ये बराबर, तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, तो O पर मिलते हैं। तो हमें बोला है कि एंगल QOR इज इक्वल टू कितना होगा, QOR इज इक्वल टू कितना होगा, बहुत सिंपल है। जब अंदर की ओर मिलते हैं ना, आंतरिक द्विभाजक जब अंदर की ओर मिलते हैं तो एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल P/2 हो जाएगा। सामने वाले शीर्ष कोण का 90 प्लस हाफ कोण ये हो जाता है 90 डिग्री, 90 प्लस हाफ कोण P हो जाएगा जब ये अंदर की ओर मिलेंगे। तो यही अगर बाहर मिलते हैं ना, अगर ऐसे रहता है हम लोग को कि अगर ये बाहर मिल रहे हैं, जैसे ABC हो गया और ये बाहर की ओर मिलते हैं, तो अगर मान लीजिए O है तो एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस a/2 हो जाता है। यानी जब बाहर कट करेंगे तो 90 माइनस a/2, और जब अंदर की ओर कट करेंगे तो 90 प्लस a/2 हो जाएगा। तो 90 प्लस, अब 70 का आधा 35 हो गया, यानी कितना हो गया 9 3 12, 125 डिग्री जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी। ये बात आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री में, ठीक, कि अंदर की ओर समद्विभाजक मिलेंगे तो 90 प्लस हाफ कोण शीर्ष वाला हो जाएगा, और बाहर की ओर मिलेंगे तो 90 माइनस हाफ कोण है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहा है हमें कि दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये जो आकृति दिया है ना, ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला। उसके बाद कह रहा है कि E तथा F क्रमशः AB और DC का मध्य बिंदु है, ठीक, और EPF एक क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है जिसका व्यास क्या है, EF है। ठीक, अब कह रहा है कि LMNO एक वर्ग है, ये भी एक क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि ये जो कलर्ड पार्ट है ना, इसका एरिया निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, मेंस में भी पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये आप पूरा भाग का एरिया निकाल लीजिए। तो 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो 14 कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पूरे इस वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें से ये अर्धवृत्त और ये वर्ग, ये दोनों को जोड़कर घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एरिया कितना होगा, तो πr²/2 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर इसका व्यास है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी सब 14 है, तो ये व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए 22/7 गुणे 7/2 कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, और 2 से 11, यानी 11 7 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित अनकलर्ड पार्ट का होगा। अब इसका एरिया कितना होगा, तो एक बात बताइए कि ये आपका टोटल 14 है, तो ये 7 होगा, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि इस वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो अगर वर्ग का विकर्ण 7 है तो इसका एरिया होता है विकर्ण²/2, यानी कि 7 7 49/2 हो जाएगा। तो इसको करिए 24.5 हो जाएगा, अर्थात इन दोनों को जोड़कर पूरा में से घटा लेंगे तो हमारा अनकलर्ड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 0.5 हो जाएगा, 7 4 11 कर 1 हासिल 1, यानी कि 100.5 आ रहा है। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, 101.5 घटा लेना होगा, है ना, 7 4 11, सही है, घटा लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.5, 5 में से 1 गया 4, और ये 9 हो जाएगा, यानी 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये टोटल का एरिया पहले हम निकाले तो 14 है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हमें ये जो सादा है इसका घटा देना है, तो कलर पार्ट का निकल जाएगा।
तो इस सादा मतलब अर्धवृत्त का पाई r स्क्वायर बटा 2 यानी कि 77 हो गया। ये एक वर्ग है, वर्ग की इसका विकर्ण दिया हुआ है, ये चीज हमें दिया हुआ है कि इसका विकर्ण कितना है 7 है। तो विकर्ण जब दिया होता है तो एरिया विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाता है, अगर भुजा दिया रहेगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया निकाले 24.5, दोनों को जोड़ लिए, 1 से 1.5 घटा लिए, कितना आ रहा है 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये आसान क्वेश्चन था, मेंस में पूछा हुआ था, थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 26, 27, 28, 29 सब इससे रिलेटेड है। एक आपका बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ से रिलेटेड है। इस बार ग्राफ को पहले समझिए। कह रहा है नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स के गाड़ियों के उत्पादन 1000 में दिए गए। 3 को 0 का मतलब 1000 में। जैसे ये जुलाई में 50,000 हुआ है, ये 100,000 हुआ है, 75,000 हुआ है, 200,000 हुआ है, 150,000 हुआ है, यानी कि 130,000 हुआ है। तो ऐसे ये दिया हुआ है 1000 में। ठीक, अब हमें कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। अब क्या है इसमें, बस ये इधर जो है उत्पादन दिया गया है 1000 में और ये मंथ दिया गया है। तो अब क्वेश्चन बनाइए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 26 नंबर क्या कह रहे हैं, पढ़िए। जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। जुलाई में 50 है, दिसंबर में 130 है, कितना बढ़ा आपका 80, और प्रतिशत परिवर्तन मतलब 50 गुणे 100 कर लीजिए, प्रतिशत में पूछा हुआ है। तो ये 160% जो है बढ़ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 पढ़िए, इसी से है। कह रहे हैं कि दिए गए महीना में उत्पादित गाड़ियों के अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य अंतर। अधिकतम 200 है, न्यूनतम 50 है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 150 हुआ। ठीक, अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य अंतर दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है। तो दिसंबर कितना उत्पादित हुआ है, दिसंबर में बोला है क्या, सितंबर में, तो सितंबर में उत्पादित गाड़ी कितनी है 75। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, यही पूछा हुआ है। अधिकतम तथा न्यूनतम का अंतर सितंबर का कितना परसेंट है। तो देखिए 75 दूना 150 यानी कितना हो जाएगा 200% है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि कंपनी एक्स द्वारा जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या 1000 में ही पूछा हुआ है। जुलाई से नवंबर तक एक छोड़ देना है। तो 50 और 150, 200, 204 से 500, 575 हो जा रहा है। तो 575 में औसत निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1, 1 और 5 हो जाएगा, 5, 5, 25 यानी 115,000 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए किस में दिया हुआ है 115,000, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आसान सा था। जुलाई से नवंबर तक का औसत यानी जोड़कर 5 से भाग दे दिए तो 115,000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 29 नंबर कि कितने महीनों में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज है। देखिए 10,000, ये 10,000 का क्या है गुणज थी। तो ये देखिए ये 1000 में है, यानी कि 3 जीरो सब में बैठा दीजिए। 50,000 में है, ये भी 3 जीरो इसमें भी चिपका देते हैं, इसमें भी 3 जीरो चिपका देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक, और इसमें भी सब में 3 जीरो चिपका दीजिए, इसमें भी 3 जीरो चिपका दीजिए, और ये भी आपका 3 जीरो चिपका दीजिए। ठीक, तो अब बोला है कि 10,000 का गुणज होना चाहिए, और 10,000 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 10 × 50, ये 1 हो जा रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, इसका गुणज होगा। और ये गुणज नहीं होगा, जब इसको कटाइएगा 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा 7.5 में आ जाएगा, अर्थात ये गुणज नहीं हो रहा है। ये भी गुणज हो जाएगा आपका। नवंबर वाला देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यानी खत्म, ये भी 15 गुणज है, तो ये भी गुणज हो जा रहा है। और इसका देखते हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और 10 से यानी कि ये भी गुणज है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 वो ऐसे जो मंथ है ना जो गुणज आ रहे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 10,000 का गुणज मतलब कि चलिए 3 जीरो हटा ही देते हैं, डायरेक्ट भी हटा दीजिए, उससे कोई मतलब भी नहीं है हमें। 3 जीरो आप हटा कर भी कर सकते हैं। जैसे 10 का गुणज देख लीजिए क्या है, 10 का गुणज, तो 10 का गुणज ये भी है, 10 × 5 = 50, ये भी है, ये नहीं है गुणज 75, 7.5 आ रहा है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, यानी एक छोड़ करके सब गुणज आ रहा है, अर्थात 5 वो ऐसे महीने हैं जो 10,000 का गुणज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 269 - √169। ये तो बहुत आसान है जी, इसका कभी भी सॉल्यूशन करेंगे ना दाएं से करते हैं। जैसे इसका हो गया आपका 13, अब इसमें से 13 अगर घटा लेंगे तो 9 में से 3 गया 6, और ये 5 हो जाएगा, और ये 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16,
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि 30 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो यदि आप भी टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट से जुड़ सकते हैं। 9693037419 ये नंबर है, और इस पे आप मैसेज करिएगा कि टेस्ट देना है हमें, और टेस्ट से जुड़िएगा। और प्लस इसमें 100 रुपये जो है फीस रखा गया, 100 रुपीज़ फीस रखा गया है, जो कि आपका वैलिड रहेगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक। जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है तो आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। एक दिन मैथ का होता है, एक दिन रीजनिंग का होता है, फिर अगले दिन मैथ का, अगले दिन रीजनिंग का। ऐसे मैथ रीजनिंग जो है लगातार चल रहा है। सोमवार मैथ, मंगलवार रीजनिंग, बुधवार मैथ, बृहस्पतिवार रीजनिंग, शुक्रवार मैथ और शनिवार रीजनिंग। 30 क्वेश्चन रहता है। उसका डिस्कशन जो है 8 बजे शाम में होता है। ये डिस्कशन जो है छूट गया था पिछले सेट का, तो उसी का डिस्कशन ये आपका कराया गया। ठीक, तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए इस पर मैसेज करके, और 100 रुपये इस पर पैड कर देना है। इसी नंबर पर जो है गूगल पे से या फिर फ़ोन पे वगैरह से आप कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेटीएम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपना जो स्क्रीनशॉट होगा वो भी इस पे भेज देना है, अपना नाम लिख कर भेज देना है। आपका जो है नंबर इससे जोड़ दिया जाएगा टेस्ट ग्रुप में, और आप भी टेस्ट जो है दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए जुड़िए आप लोग, और ग्रुप डी के एग्जाम तक आपका मैथ रीजनिंग में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, एकदम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है लेवल का क्वेश्चन ला रहे हैं। जैसे आज का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा लेवल का था, और ग्रुप डी में इसी लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आसान भी रह रहा है, ये नहीं कर रहे हैं कि आपका आसान नहीं होता है, आसान भी रह रहा है, और 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल का दे रहा है। तो मान लीजिए आसान क्वेश्चन तो सब लोग बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करके आप लोग और भी अच्छी संख्या में लड़के को जुड़ाइए, जो ग्रुप डी का अपना ग्रुप डी तक जो है आराम से टेस्ट दे सकते हैं, और मैथ रीजनिंग पे अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। तो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।